नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस का रीज़न क्या है। श्रीलंका के अंदर चीज़ें कैसे उल्टी पड़ गई उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्राइसिस। पिछले 15 सालों में जो भी श्रीलंका के अंदर गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने अलग अलग कंट्रीज से लोन उठाए। जो भी गवर्नमेंट लोन उठाती थी लेकिन उसका रीपे नहीं करती थी, तो धीरे धीरे करके उसका बर्डन दूसरी गवर्नमेंट्स के ऊपर बढ़ता गया, और जिसके रीज़न से किसी भी गवर्नमेंट ने वो पेमेंट रीपे नहीं किया और लास्ट में इसका जो रिजल्ट आया वो बहुत ही खतरनाक था। श्रीलंका के क्राइसिस के पीछे सेकंड मोस्ट जो डिजर्वर कंट्री था वो है चाइना। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका का जो भी लोन था उसका 10% रेवेन्यू चाइना से लोन के रूप में लिया गया था। पिछले 10 सालों में चाइना ने श्रीलंका को $5 बिलियन लोन के तौर पर उनको दिए हैं। लेकिन सवाल ये उठेगा कि चाइना ने $5 बिलियन अगर श्रीलंका को दिए तो इसमें नुकसान क्या? इससे तो श्रीलंका की इकोनॉमी को बेनिफिट होने वाला है, तो चाइना ने सही किया। लेकिन दोस्तों, जो चाइना ने श्रीलंका को पैसे दिए हैं वो एक मोटिव के तौर पे दिए हैं जिससे कि चाइना लॉस्ट में जाए। आइए देखते हैं उसका फिगर। तो आप बोलोगे चाइना ने $5 बिलियन श्रीलंका को दिए हैं, ये अच्छी बात है ना कि चाइना ने श्रीलंका को इतनी मदद की। लेकिन दोस्तों, स्टोरी यहाँ से नहीं, अब शुरू होती है स्टोरी चाइना का। चाइना ने श्रीलंका को जो भी रुपए दिए हैं उसका मोस्ट ऑफ रेवेन्यू लो रिटर्न पॉलिसी के ऊपर डिपेंड है। चाइना ने श्रीलंका के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है वो लो और रिटर्न पॉलिसी के अंदर में आता है। इट्स मीन कि जो पैसे चाइना लगाता है वो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट नहीं करता श्रीलंका के अंदर, इसकी वजह से वो पैसे डूब जाते हैं। फॉर एग्जांपल, वहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई गई जो श्रीलंका सेल नहीं कर सकता, तो वो मजबूरी में वो बिल्डिंग चाइना के कुछ जो अमीर लोग होते उनको चाइना ऑथोराइज करके दे देता उनको, तो चाइना उस श्रीलंका की उस प्रॉपर्टी पे ऑक्यूपाई कर लेती है, जिससे क्या उसका इंप्रेशन वहाँ पर पड़ता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, जिसमें चाइना ने $1.3 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया था ताकि श्रीलंकन गवर्नमेंट यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। लेकिन हुआ इसका उल्टा, वहाँ पर जो पोर्ट्स कराया जाता था वो बहुत कम कराए जाते थे, तो इससे श्रीलंकन गवर्नमेंट को वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था, उनको लॉस में जाना पड़ता था। इसके लिए श्रीलंका से चाइना ने वो पोर्ट लीज पे ले लिया 90 सालों के लिए, 90 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया। अभी यहाँ पर चाइना का बहुत बड़ा मैनिपुलेशन हो गया है यहाँ श्रीलंका के ऊपर, और श्रीलंका इसके अंदर धीरे धीरे दबते जा रहा था। लेकिन बाद में श्रीलंका को ये बात समझ में आई और धीरे धीरे श्रीलंका ने अलग अलग देशों से पैसे उठाने स्टार्ट कर दिए। लेकिन पैसे उठाना ही गलत है दोस्तों। पैसे किसी भी कंट्री को अगर उसके औकात से बाहर जाए तो उसको प्रॉब्लम होगा, वही गलती श्रीलंका ने यहाँ पर की। कुछ एक्सपर्ट का मानना है जो चाइना श्रीलंका के साथ में कर रही है वही सेम प्रोसेस कुछ गरीब अफ्रीकन देशों के साथ में भी चाइना करने लग रही है आज के दिनों तक। इससे उस देश की इकोनॉमी पे अच्छा खासा इफेक्ट पड़ेगा। आज अफ्रीकन कंट्रीज में 40% शेयर जो है वो चाइना अकेले शेयर होल्डर है, 40% का पार्ट अकेले चाइना शेयर होल्डर है। डेट मीन्स चाइना श्रीलंका के अंदर उन अंधे घोड़ों पे पैसे लगा रहा है जिसका रिटर्न आना पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। आइए मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, चाइना इसका यूज़ इंडियन ओशन में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए भी करती आ रही है। ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर कभी और वीडियो बनाएंगे। श्रीलंका में नेक्स्ट जो इकोनॉमिक क्राइसिस होने का कारण है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। 2021 को श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अचानक से ये फैसला लिया कि हम कन्वेंशनल फार्मिंग को छोड़कर अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने ना थोड़ा सा भी प्रिपेयर किया और इसके
अपोजिट में उन्होंने जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स थे वो सब बैन कर दिए श्रीलंका के अंदर। नतीजा वहाँ पर फूड शॉर्टेज देखने को मिला, जो फूड बचे थे वो इंपोर्ट करने पड़े और उसका प्राइस हाई लेवल पर पहुँच गया। ओवरनाइट डिसीजन के वजह से ये फूड शॉर्टेज देखने को मिला। अगर यहीं पर श्रीलंकन गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर ये पैसा श्रीलंकन गवर्नमेंट वहाँ पर लगाती तो शायद ये क्राइसिस नहीं आता। तो मैं यहाँ पर बता दूँ, मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के थोड़ा सा खिलाफ नहीं है, ये आपके हेल्थ और इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये फैसला लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाए। वहीं पर इंडिया में देखा जाए तो ये फैसला लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जा चुका है और सिक्किम 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला स्टेट बन चुका है इंडिया के अंदर। सो गाइस, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना बहुत सही बात है, अच्छी बात है, इसको हमको बढ़ाना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना पड़ेगा आपको। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से आपको कन्वेंशनल फार्मिंग से ज़्यादा या उसके जितना बेनिफिट होगा, लेकिन आपकी सोइल, आपका हेल्थ, आपका एनवायरनमेंट सब कुछ सही रहेगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक अच्छा स्टेप था श्रीलंकन गवर्नमेंट का, लेकिन उसे जिस टाइप से उसको वहाँ पर स्टेबलाइज करना चाहिए वो वहाँ पर करने में चूक गए, जिसके वजह से वहाँ पर एक और फूड शॉर्टेज देखने को मिला और बाहर से फूड इंपोर्ट करने पड़े। श्रीलंका में जो भी बेसिक चीज़ें हैं ना, फॉर एग्जांपल शुगर, वीट, दाल, ये सब बाहर से वो इंपोर्ट करती है। डेट मीन्स अपने देश का पैसा बाहर उनको देना पड़ता है। वहीं पर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया इन सब में कैपेबल है कि वो अलग अलग स्टेप से इंडिया के अंदर से ही वो सब चीज़ें मंगा ले, क्योंकि वो खुद से पैदा कर सकता है, लेकिन श्रीलंका को बाहर से मंगाना पड़ता है हर एक प्रोडक्ट, बेसिक चीज़ें। फिर आता है द रिडक्शन ऑफ टैक्स। जी हाँ दोस्तों, रिडक्शन ऑफ टैक्स श्रीलंकन इकोनॉमी के क्राइसिस का एक कारण है। आइए देखते हैं कैसे। ड्यूरिंग द कैंपेन श्रीलंकन गवर्नमेंट प्रोमिसेस करती फिर रही थी कि हम जो वैल्यू एडेड टैक्सेस है हम उसको हाफ कर देंगे और बाकी के जितने टैक्सेस हम लगाते हैं उनको एबॉलिश कर देंगे। नतीजन पब्लिक ने उनको वोट देकर जिताया, लेकिन पचास आया कि गवर्नमेंट आने के बाद वैल्यू एडेड टैक्सेस को 50% किया गया, बाकी के टैक्सेस को एबॉलिश कर दिया गया जैसा कि उन्होंने कहा था। लेकिन नतीजन इसका एक साइड इफेक्ट देखने को मिला। किसी भी कंट्री का वैल्यू एडेड टैक्सेस कम करने का मतलब ये नहीं होता कि वो देश एक गरीबी के नीचे आ जाएगा। इसका एक और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी लोगों का है कि अगर हम वहाँ की गवर्नमेंट टैक्स कम कर देगी तो वहाँ पर जो जितने भी सामान है उनका कंजम्पशन बढ़ जाएगा, जितने भी चीज़ें खरीदने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी और लोग ज़्यादातर उन चीज़ों में पैसे लगाएंगे और खरीदेंगे। ये एक मास्टर स्ट्रोक था श्रीलंकन गवर्नमेंट का, लेकिन बिकॉज ऑफ पेंडेमिक ये जो था एक फेलियर साबित हुआ। पेंडेमिक की वजह से जो कंजप्शन लोग करना चाहते थे वो कंजप्शन नहीं कर पाए और वो पैसे अपने आप में वो टाइम पे गवर्नमेंट के पास भी रेवेन्यू नहीं कलेक्ट हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ, लॉकडाउन लगा हुआ था, गाड़ियाँ या कुछ भी वहाँ पर चलने में पॉसिबल नहीं थी। इसकी वजह से ये एक और रीज़न था श्रीलंकन गवर्नमेंट के क्राइसिस का। श्रीलंकन इकोनॉमी में टूरिज्म सेक्टर एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक हमेशा रहा है, लेकिन ये अकेले ही श्रीलंकन इकोनॉमी का 12 से 13% हिस्सेदार टूरिज्म सेक्टर से ही कलेक्ट करते हैं। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे आई पेंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से श्रीलंकन इकोनॉमी में टूरिज्म सेक्टर एकदम से ठप पड़ गया और वहाँ पे टूरिस्ट ना के बराबर देखने को मिले। कंट्री का जो करेंसी था उसमें बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। श्रीलंका के टूरिस्ट में 25% जो फॉरेनर आने वाले थे उनका भारी हिस्सा रसिया से आते थे, लेकिन जब ये रसिया यूक्रेन के अंदर इन्वेजन करना स्टार्ट करा तो जितने भी रसियंस थे वो अपने कंट्री वापस रिटर्न चले गए, जिसकी वजह से श्रीलंकन जो टूरिज़्म था उसके ऊपर बहुत भारी इफेक्ट देखने को मिला
और इसका ही रीज़न था वहाँ की जो करेंसी एक्सचेंज थी वो 70% डाउनफॉल उसमें भी देखने को मिला। और दोस्तों यही सब कारण था अचानक से श्रीलंकन इकोनॉमी एकदम से धड़ाम से डिस्ट्रॉय हो गई और वहाँ पर एक भारी क्राइसिस देखने को मिला। आज के टाइम तक वहाँ पर इमरजेंसी लगा दिया गया है और वहाँ के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी रिजाइन दे, क्योंकि वो अपने इकोनॉमी को संभालने में नाकाम रही। इसके वजह से वहाँ के लोग रोड पे आज तक आ गए। पिछले 7-8 दिनों से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको वहाँ से हटाया जाए और किसी अच्छे गवर्नमेंट को वहाँ पर इस्टेब्लिश करा जाए। सो गाइस, हम चाहते हैं जितना जल्दी हो सके श्रीलंका इस क्राइसिस से बाहर आए और अपने इकोनॉमी को एक अच्छे तरीके से रन करे। बस यही तक थी। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगला वीडियो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर से, क्योंकि जो श्रीलंका के अंदर क्राइसिस हुए हैं क्या इसका इफेक्ट इंडिया के अंदर भी दिखाई दे सकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, क्योंकि इंडिया भी उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है ऑर्गेनिक हिसाब से, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय।